अगली रात चंगेज अपने काम से जल्दी फारिग हो गया। अपने कमरे में जाकर उसने वर्दी उतारी और दूसरे कपड़े पहने और मसनूई दाढ़ी कपड़ों में छुपा ली। उसे डर था कि वो औरत उसे अचानक मिल गई तो दाढ़ी का राज फाश हो जाएगा। उसका इरादा यह था कि इमाम से मिलकर वापस उसी जगह आ जाएगा जहां औरत से मिलना था। वो उसी रास्ते से गया। यही रास्ता महफूज था और छोटा भी। वो उस जगह दाखिल हो गया जहां सब्जा पौधे और दरख्त थे। वस्त में गया तो उसे मानूस साया एक तरफ से आता नजर आया। चंगेज भाग नहीं सकता था। साया करीब से नमूदार हुआ था। फौरन ही उसके सामने आ गया और बोला, आज तुम जल्दी आ गए, मेरी मोहब्बत का असर है। चंगेज ने पूछा, और तुम यहाँ इतनी जल्दी क्यों आन खड़ी हुई थी? फौज ने अभी आधी रात का घड़ियाल तो नहीं बजाया? औरत ने कहा, मेरा दिल कह रहा था कि तुम घड़ियाल की आवाज से पहले आ जाओगे। चंगेज ने कहा, लेकिन मुझे ये तवक्को नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। मैं किसी काम से जा रहा था, वापस यहीं आता। औरत ने कहा, अगर काम जरूरी है तो जाओ, मैं सारी रात तुम्हारा इंतजार करूंगी। चंगेज ने उसे बाजुओं में घेरते हुए कहा, अब तो मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकूंगा। औरत के खुले हुए बालों की महक और कपड़ों पर लगे हुए इत्र ने उसे दीवाना बना दिया, लेकिन अपने आप को इस हद तक होशमंद और चौकन्ना रखा कि इमाम के पास जाना मुलतवी कर दिया। उसने सोचा कि ये औरत आखिर सलीबी है, इसके दिल में अपने आका के खिलाफ नफरत हो सकती है, अपनी कौम और सलीब को धोखा नहीं दे सकती। चंगेज ये खदशा महसूस कर रहा था कि वो इमाम की तरफ गया तो ये औरत किसी और शक के बिना पर उसके पीछे न चल पड़े। चुनाचे उसने मोहब्बत की शिद्दत का इजहार करके आगे जाना मनसूख कर दिया। औरत ने प्याले जमीन पर रखे और सुराही से उनमें शराब डालकर एक प्याला चंगेज को देने लगी। चंगेज शराब नहीं पीना चाहता था। उसने एक बहाना सोच लिया। चंगेज जज्बात से झूमते हुए बोला, तुम अगर जहर का प्याला दोगी वो भी पी लूंगा, शराब नहीं पीऊंगा। वो बोली, तुम ईसाई होते हुए शराब से क्यों नफरत करते हो? चंगेज ने कहा, शराब का नशा तुम्हारे हुस्न और तुम्हारी मोहब्बत के नशे पर गालिब आ जाता है। जिस तरह तुम्हारे दिल ने ज़र्रो दौलत और ऐशो इशरत को कबूल नहीं किया क्योंकि उनकी मसरत मसनूई और जिस्मानी है, उसी तरह मेरा दिल शराब को कबूल नहीं करता क्योंकि उसका नशा मसनूई है। मुझ पर अपना खुमार तारी करो। औरत ने उसका सर अपनी आगोश में रख लिया और उस पर अपना खुमार तारी कर दिया। इससे पहले चंगेज ने उसके साथ जो बातें की थी उनमें बनावट और झूठ था। अब उसकी अक्ल पर और उसके जज्बात पर यह औरत गालिब आ गई। इसी लज्जत आगी खुमार में उसने खुद प्याला उठाया और एक ही सांस में खाली कर दिया। फिर बोला, और डालो। औरत ने अब उसका प्याला भर दिया जो वो आहिस्ता आहिस्ता पीने लगा। फिर वो उस औरत में गुम हो गया। औरत ने कहा, हम कब तक चोरी छुपे मिलते रहेंगे? जरा गौर करो, मैं कैसी अजियत में मुब्तला हूँ। मेरे जिस्म का मालिक कोई और है और दिल के मालिक तुम हो। तुम्हारी मोहब्बत ने उसकी नफरत को और ज्यादा कर दिया है। मैं अब उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आओ यहाँ से भाग चले। चंगेज ने पूछा, कहाँ जाएंगे? औरत ने कहा, दुनिया बहुत वसी है, यहाँ से मुझे निकालो। मेरे जज्बात की जवानी को एक बूढ़ा कुचल और मसल रहा है। चंगेज ने कहा, चले चलेंगे, थोड़े दिन ठहर जाओ, मेरे सवालों का जवाब लाई हो। औरत ने कहा, हाँ, हमारी फौजें जमा हो रही हैं। उसने तफसील से बताया कि किस किस की फौज कहाँ कहाँ इज्तिमा करेगी और उनका इरादा क्या है, लेकिन अभी आखिरी प्लान का उसे इल्म नहीं हो सका था। चंगेज उससे कुरेद कुरेद कर पूछता रहा। वो जब वहां से उठे तो एक दूसरे के दिल में पूरी तरह समा चुके थे। चंगेज विक्टर को बता रहा था, मैं इमाम तक तो नहीं पहुंच सका, लेकिन उस औरत से कुछ नई मालूमात ले आया हूं। वो मेरे जाल में आ गई है और मेरे हाथ में खेलती रहेगी। विक्टर ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम भी उसके जाल में आ गए हो। तुम्हारा अंदाज बता रहा है कि उसका तीर तुम्हारे दिल में उतर गया है। चंगेज ने कहा, मैंने तुम्हें बता दिया था कि वो मेरे दिल में उतर गई है। अब तो उसने ये भी कह दिया है कि वो मेरे साथ भाग चलेगी, लेकिन मैंने उसे कहा है कि कुछ दिन इंतजार करे, मैं उसे यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। मैंने इरादा कर लिया है कि सलीबियों का मंसूबा मालूम हो जाए तो ये राज मैं खुद काहिरा ले जाऊंगा और उस औरत को भी साथ ले जाऊंगा। विक्टर बोला, उसे कब बताओगे कि तुम मुसलमान हो और यहाँ जासूसी के लिए आए थे? चंगेज ने कहा, मिस्र की सरहद में दाखिल होकर, यहाँ उसे थोड़े ही बता दूंगा। चंगेज मोहब्बत के नशे में सरशार था। वो सलीबियों का राज मालूम करने के लिए जिस कदर बेताब था, उससे ज्यादा बेचैन उस औरत से मिलने के लिए था। वो खुद महसूस कर रहा था कि उसके सोचने के अंदाज में और उसकी रोजमर्रा हरकत और सकनात में नुमायां तब्दीली आ गई है। पहली बार उसने शराब पी ली थी तो अगले रोज वो पछतावे से परेशान रहा, मगर गुज़श्ता रात उसने अपनी मर्जी से शराब का प्याला उठा लिया था और अब वो पछतावे से आजाद था। ये बहुत बड़ी तब्दीली थी। उस शाम उसे अचानक बताया गया कि चंद एक सलीबी हुक्मरान और उनके आला कमांडर आ रहे हैं। रिमांड मेजबान था। उसने शराब की महफिल का एहतमाम किया था। रात जब मेहमान आए तो ये हुजूम नहीं था।
चंद एक खुसूसी मेहमान थे जो इस अमर का सबूत था कि ये दावत कम और इजलास ज्यादा है। विक्टर और चंगेज खास तौर पर सरगर्म और मुस्तैद थे। इस दावत के लिए उन्होंने खाना पेश करने के मुलाजिमों का बाकायदा इंतखाब किया था। उस महफिल में सलीबियों की इंटेलिजेंस का सरबराह हरमन भी मौजूद था। शराब का दौर चलने लगा और हमले की बातें होने लगी। अब की जो बातें हो रही थीं वो तजावीज नहीं बल्कि फैसले की हैसियत रखती थी। इनमें प्लान का खाका भी था और उन बातों से ये भी जाहिर होता था कि कूच जल्दी किया जाएगा। हरमन से उसके महकमे की सरगर्मियों के मुतालिक पूछा गया। उसने बताया कि जहां जहां सलीबी फौज है वहां महकमे को सरगर्म कर दिया गया है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूसों का सुराग लगाकर उन्हें पकड़ा जाए। त्रिपोली में जहां सलीबी फौज का सबसे बड़ा इज्तिमा हो रहा था, जासूसों को पकड़ने के खुसूसी इंतजामात कर दिए गए थे और हरमन ने बताया कि यहाँ जासूसों के एक गिरोह का सुराग मिला है। उस गिरोह को बेकार करने की कोशिश की जा रही है। हरमन ने कहा, सिर्फ एक आदमी पकड़ा गया तो उसके जरिए पूरे गिरोह का सुराग मिल जाएगा। काहिरा के जासूसों को हिदायत भेज दी गई हैं। उधर से कल ही एक आदमी आया है। उसने बताया है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भर्ती और ट्रेनिंग तेज कर दी है और वो यरूशलेम की तरफ पेशकदमी का इरादा रखता है। सलीबियों के इजलास में चंगेज और विक्टर को इतनी मालूमात हासिल हो गईं कि अगर यही काहिरा पहुंचा दी जाती तो सुल्तान अय्यूबी के लिए काफी थी। उसे ये इत्तला बहुत जल्द मिलनी चाहिए थी कि सलीबी अनकरीब पेशकदमी कर रहे हैं और उनका रुख हर्रान और हलब की तरफ है। महफिल बर्खास्त हुई। चंगेज और विक्टर आधी रात के बाद फारिग हुए। चंगेज को इमाम के पास जाना था। उसने हर रात की तरह कपड़े बदले और मसनूई दाढ़ी कपड़ों में छुपा ली। आज रात चूंकि बहुत देर हो गई थी इसलिए उसे ये खतरा नहीं था कि औरत उसे रास्ते में मिल जाएगी। वो इत्मीनान से बाहर निकल गया। उसकी तवक्को गलत साबित हुई। वो उस सरसब्ज जगह से गुजर रहा था कि औरत ने उसे रोक लिया। चंगेज ने यह भी न सोचा न उससे पूछा कि वो कहाँ रहती है और उसे कहाँ से देख लेती है। वो तो मालूम होता था जैसे उसी जगह कहीं रहती थी जहां उसे चंगेज के कदमों की आहट सुनाई देती और वो बाहर आ जाती। चंगेज ने उस पर गौर न किया। उसे दरअसल गौर करने की मोहलत ही नहीं मिलती थी। औरत उसके जहन और दिल पर गालिब आ जाती और वो सब कुछ भूल जाता। आज रात भी वो इमाम के पास नहीं जा सकता था, मगर इसका उसे अफसोस न हुआ। औरत ने उसे जज्बात में उलझा लिया। आज वो मजलूमियत का इजहार ऐसी दीवानगी से कर रही थी जिससे चंगेज के पांव उखड़ गए। औरत ने जज्बात से लरसती हुई आवाज में कहा, मुझे पनाह में ले लो। देखने वाले मुझे शहजादी और मलिका समझते हैं, मगर मेरी जिंदगी ऐसी जहन्नम है जिसे तुम करीब से देखो तो सर से पांव तक कांप उठो। मैं मुसलमान माँ बाप की बेटी हूँ। मेरी खूबसूरती ने मुझे ऐसी अजियत में डाला है जो बढ़ती जा रही है, खत्म होती नजर नहीं आती। 15 साल की उम्र में मेरे बाप ने मुझे एक अरबी ताजिर के हाथ फरोख्त किया था। मेरा बाप गरीब आदमी नहीं था। हम 6 बहनें थीं। उसके दिल में पैसे का प्यार था। बेटियों को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मेरी 2 बड़ी बहनें बाप के सुलूक से तंग आकर अपने चाहने वालों के साथ चली गई थी। मुझे उसने बेच डाला। 1 साल बाद उस ताजिर ने मुझे तोहफे के तौर पर एक सलीबी अफसर के हवाले कर दिया। थोड़े अरसे बाद वो लड़ाई में मारा गया। मैं भाग गई मगर जाती कहाँ। एक ईसाई ने मुझे पनाह दी मगर उसने मेरे जिस्म को कमाई का जरिया बना लिया। मैं कोई सस्ती सी तवाइफ नहीं थी। वो मुझे सलीबी फौज के बहुत ऊंचे रुतबे के अफसरों को चंद दिनों के लिए दाश्ता के तौर पर देता था। उस आदमी ने और उन सलीबियों ने जिनके यहाँ मुझे भेजा जाता था मुझे जेवरात से लाद दिया और मुझे हर वो आसाइश दी जो महल में किसी शहजादी को मिलती है। इस लिहाज से मैं मुतमईन और मसरूर थी, मगर मुझे रूहानी मसरत नहीं मिलती थी। इसी पेशे में मेरा मेल जोल फौजी अफसरों के साथ बढ़ गया। मैं तजुर्बाकार हो चुकी थी। मेरी रसाई हुक्मरानों और सबसे बड़े ओहदों के कमांडरों तक हो गई। उन्होंने मुझे जासूसी की तरबियत देकर एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक बार मुझे बगदाद भेजा गया था। वहां नूरुद्दीन जंगी के एक सालार को उसके खिलाफ करना था। मैंने ये काम खुशउस्लूबी से कर लिया। मैं अगर अपने जासूसी के कारनामे तुम्हें सुनाने लगूं तो तुम हैरान रह जाओगे और शायद यकीन भी न करो। ऐसे किस्से बड़े लंबे हैं। इसी दौरान इस कमांडर ने मुझे दाश्ता रख लिया। ये बूढ़ा आदमी है, मुझे बहुत ऐश कराता है, मुझे बड़े फख्र से अपने साथ लिए फिरता है। वो शायद लोगों को ये धोखा देना चाहता है कि वो बूढ़ा नहीं और वो मुझ जैसी जवान औरत को खुश खुरम रख सकता है। ये मेरी हर फरमाइश पूरी करता है। मैं उसके साथ इकरा में थी। वहां इत्तेफाक से एक मुसलमान जासूस से मुलाकात हो गई। वो दमिश्क से आया था। चंगेज ने पूछा उसका नाम क्या था। औरत ने कहा, नाम बता दूंगी तो तुम्हारे किस काम आएगा। तुम उसे जानते तो नहीं। मेरी बात सुनो। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी जबान की जंजीरें तोड़ दी और मेरे दिल के दरवाजे खोल दिए। मैं तुम्हारे आगे ऐसा राज फाश कर रही हूँ जो मुझे कैद खाने में भिजवा सकता है।
जहां इंसानी दरिंदे मुझे अजियतनाक तरीकों से हलाक करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ से मरना पसंद करूंगी। मैं कह रही थी कि दमिश्क का जासूस पकड़ा गया और उसे तहखाने में डाल दिया गया। मैं बहुत बड़े अफसर की चहीती दाश्ता थी। मैं उस जासूस का तमाशा देखने तहखाने में चली गई। उसे ऐसी जालिमाना अजियतें दी जा रही थीं कि मुझ पर गशी तारी होने लगी। उससे पूछ रहे थे कि उसके दूसरे साथी कहाँ हैं और उसने अब तक कौन सा राज मालूम किया है। उसकी पीठ से खून बह रहा था और उसका चेहरा नीला हो गया था। फिर भी वो कह रहा था, मेरी रगों में मुसलमान बाप का खून दौड़ रहा है। अपने किसी साथी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मेरी रग रग बेदार हो गई। मेरी रगों में भी मुसलमान बाप का खून दौड़ रहा था। मेरे अंदर एक इनकलाब जलजले की तरह आया और मैंने पक्का इरादा कर लिया कि उस मुसलमान को इस तहखाने से निकालूंगी। मैंने अपने आका का ओहदा, अपने हुस्न का फरेब और 3-4 टुकड़े सोना इस्तेमाल किया और एक सुबह मेरे आका ने मुझे ये खबर सुनाई कि तहखाने से मुसलमान जासूस फरार हो गया है। उस बूढ़े को मालूम नहीं था कि वो तहखाने से फरार नहीं हुआ था। मैंने उसे वहां से निकलवा कर ऊपर के हिस्से में मुंतकिल करा दिया था। जिस वक्त मेरा आका मुझे उसके फरार की खबर सुना रहा था, उस वक्त मफरूर जासूस उसी शहर में मौजूद था। मैंने अपने एक मुसलमान मुलाजिम से उसके छुपने का बंदोबस्त करवा लिया था। वो भी तुम्हारी तरह खूबसूरत जवान था। तहखाने में उसे लाश बना दिया गया। मैंने उसे ताकत की दवाएं और ग़िज़ाएं दी। मैं रात को चोरी छुपे उसके पास जाया करती। उसने मेरी जात में ईमान बेदार कर दिया। मैंने उसे बता दिया कि मैं मुसलमान की बेटी हूँ। ये आप बीती उसे भी सुनाई थी जो तुम्हें सुना चुकी हूँ। उसने मुझे कहा कि मेरे साथ चली चलो। मैंने उसे कहा कि मुझे जासूसी के ढंग सिखा दो। मैं अपने मजहब और अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहती हूँ। उसने मुझे इकराह के 3 आदमियों के नाम पते बताए, फिर उनके साथ मुलाकात का इंतजाम भी कर दिया। ये जासूस तंदुरुस्त हो गया तो मैंने उसे शहर से निकलवा दिया। उसके जाने के बाद मैं चोरी छुपे उसके साथियों से मिलती रही। वो मुझे जासूसी के सबक देते रहे। फिर मैं अमली तौर पर उनके लिए काम करने लगी। एक तो मैं इतने ऊंचे रुतबे के फौजी अफसर की दाश्ता थी, दूसरे मेरी खूबसूरती और जवानी की बदौलत दूसरे अफसर मेरी दोस्ती के ख्वाहिशमंद रहते थे। मैं इस्मत का मोती तो गंवा ही चुकी थी। बेहजाई और शोखी मेरी आदत बन गई थी। गुनाहगारों के साथ जिंदगी बसर करके मैं फरेबकार भी हो गई। मैंने उन लोगों को खूब उंगलियों पर नचाया, उन्हें बड़े हसीन झांसे दिए और बड़े कीमती राज मुसलमानों को देती रही। ये जासूस मुझे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुताल्लिक बातें सुनाया करते थे। मैं उसे फरिश्ता समझती थी। मेरे दिल में भी एक ख्वाहिश है कि अपनी कौम के लिए कुछ करती रहूं और एक बार सुल्तान अय्यूबी की जियारत करूं। मैं उसी को हज समझूंगी। अब मैं उस कमांडर के साथ यहाँ आ गई हूँ। सलीबी बड़ी ही ज्यादा ताकत से मुसलमानों पर फौज कशी कर रहे हैं। मुझे उनके तमाम राज मालूम हो चुके हैं। अब मुझे किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो अय्यूबी का जासूस हो। चंगेज ने उससे पूछा, तुमने इतनी दलेरी से ये राज क्यों फाश कर दिया? अगर वाकई जासूस हो तो बिल्कुल अनाड़ी हो। तुमने मेरी मोहब्बत पर एतमाद किया। अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं तुम्हारी निस्बत सलीब से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मेरी वफादारियां सलीब के साथ हैं, तो क्या करोगी? अक्लमंद जासूस अपने फर्ज और अपने बच्चों की मोहब्बत को भी कुर्बान कर दिया करते हैं। औरत ने कहा, मैं तुम्हें हकीकत बता दूं तो तुम मान जाओगे कि मैं अनाड़ी नहीं हूँ। मैंने यकीन कर लिया था कि तुम ईसाई नहीं हो, तुम मुसलमान हो और मिस्र के जासूस हो। राशिद चंगेज यूं चौंका जैसे उस औरत ने उसे डस लिया हो। शराब का नशा और रुमान अंगेज जज्बात का खुमार यूं उतर गया जैसे कमान से तीर निकल गया हो। उसने कुछ कहने की कोशिश की तो उसने महसूस किया जैसे उसकी जबान अकड़ गई हो। उसे औरत की दबी दबी हंसी सुनाई थी। औरत ने कहा, कहो, मैं अनाड़ी हूँ? चंगेज के लिए जवाब देना मुहाल हो गया। अगर ये औरत वाकई मुसलमान थी तो क्या चंगेज को उस पर अपना आप जाहिर कर देना चाहिए था? तरीका यह था कि गिरोह के जासूस अपने ही मुल्क के जासूसों के दूसरे गिरोह से भी बेगाना रहने की कोशिश करते थे। चंगेज को यह भी मालूम नहीं था कि ये औरत किस पाए की जासूस है। यह भी तो मुमकिन था कि वो दोगला खेल खेल रही हो। उसे यह भी मालूम था कि सुल्तान अय्यूबी ने सख्ती से हुक्म दे रखा था कि किसी औरत को कहीं जासूसी के लिए न भेजा जाए। अगर ये औरत जासूसी कर रही थी तो अपने तौर पर कर रही होगी। वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती थी कि जासूसों को मालूमात पहुंचा देती। ऐसी औरत पर एतमाद नहीं करना चाहिए था। औरत ने पूछा, खामोश क्यों हो गए? कह दो मैंने गलत कहा है। राशिद ने कहा, तुमने बिल्कुल गलत कहा है और तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। वो बोली, कैसी मुश्किल? चंगेज ने कहा, ये कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूं या मोहब्बत की खातिर खामोश रहूं। मैं ईसाई हूं और पक्का सलीबी हूं। वो जमीन पर बैठे थे। औरत ने अपने जानों के नीचे से कुछ निकाला और ये चंगेज की गोद में रख दिया। बोली, ये रही तुम्हारी मसनूई दाढ़ी। कल जब तुम मेरे पास थे तो भी ये तुम्हारे चुगे की जेब से निकाल ली थी और फिर जेब में ही डाल दी थी। आज भी निकाल ली है। चंगेज उसके हुस्न और उसकी मोहब्बत और शराब के नशे में ऐसा गुम हो जाता था कि उसे होश नहीं रहा था।
औरत ने कहा, मैंने एक रात ये दाढ़ी तुम्हारे चेहरे पर देखी थी। तुम इस दाढ़ी में कमरे से निकले थे। मैंने तुम्हें रास्ते में रोक लिया और जब तुमने मुझे बाजुओं में लिया, मैंने तुम्हारे चुगे की दोनों जेबों में हाथ डाला। मेरे एक हाथ ने दाढ़ी महसूस कर ली। चंगेज बोला, मसनूई दाढ़ी से तुमने कैसे यकीन कर लिया कि मैं जासूस हूँ? औरत ने कहा, तुम जिस अंदाज से मुझसे फौजियों की आमदोरफ्त की बातें पूछते रहे हो, ये अंदाज जासूसों का है। तुमने मुझे जिन सवालों के जवाब लाने को कहा था वो कोई और नहीं पूछ सकता। किसी आम आदमी के जहन में ऐसे सवाल आते ही नहीं, और शराब से इनकार सिर्फ मुसलमान कर सकता है। वो बोलते बोलते चुप हो गई। बाजू चंगेज के गले में डालकर और गाल उसके गाल से लगाकर बोली, तुम मुझसे डर रहे हो? क्या तुम्हारा दिल मान नहीं रहा कि मैं मुसलमान हूँ? मैं तुम्हें अपना दिल किस तरह दिखाऊं? हम दोनों एक मंजिल के मुसाफिर हैं। मैंने तुम्हें सुल्तान अय्यूबी का जासूस समझकर दिल में नहीं बिठाया था। तुम मुझे मालूम नहीं क्यों अच्छे लगे थे। मुझे लगा था जैसे हम आसमानों में भी इकट्ठे थे, जमीन पर भी इकट्ठे हो गए हैं और हम इकट्ठे उठाए जाएंगे। कहो तो मैं तुम्हारे जासूस होने के कई और सबूत पेश कर दूं। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी और मैंने ये इरादा भी किया है कि हम दोनों बहुत ही कीमती राज अपने साथ लेकर यहाँ से इकट्ठे निकलेंगे। अगर ये राज काहिरा बर वक्त न पहुंचा तो हर्रान, हलब, हमात, दमिश्क और बगदाद तो सलीबियों के सैलाब में डूब ही जाएंगे। मिस्र को बचाना भी मुमकिन नहीं रहेगा। सुल्तान अय्यूबी बिल्कुल बेखबर है। वक्त जाया न करो। मैं यहाँ से अकेली नहीं निकल सकती, तुम्हारा साथ जरूरी है। मैं तुम्हें साथ लेकर सैर के बहाने शहर से निकल सकती हूँ। तुम मेरे मुहाफिज होगे और कोई भी हम पर शक नहीं करेगा। राशिद चंगेज पर खामोशी तारी हो गई थी। औरत ने उसके प्याले में शराब उंडेली और प्याला उसके हाथ में देते हुए मखमूर अंदाज में जज्बाती लहजे में कहा, तुम घबरा गए हो, पी लो, ये शराब का आखिरी प्याला है, इसके बाद हम इससे तौबा कर लेंगे। उसने चंगेज पर अपने रेशमी बालों का साया कर दिया और प्याला उसके होंठों से लगा दिया। बालों के मुलायम लम्स और महक ने, निस्वानी जिस्म के मस और हरारत ने और शराब ने चंगेज की जबान से कहलवा लिया, तुम वाकई जासूस हो, वरना 1.5 साल जासूसों के सबसे बड़े उस्ताद हरमन के साए में रहकर भी वो मुझे नहीं पहचान सका। मैं तुम्हारी जहानत का मुरीद हो गया हूँ। तुम ठीक कहती हो, हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। तुम मेरे साथ काहिरा चलो। औरत ने कहा, बहुत देर हो गई है, कल यहीं मिलना। मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगी जो तुम किसी भी तरह मालूम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।